सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। और आप इन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लाइटली मत लेना और ना ही ये मत समझना कि सिर्फ ये 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। यहां से ही क्वेश्चन आपके नीट जेईई में भी क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल बनते हैं। तो ध्यान से इन वीडियोस को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए, जैसा कि आपने एक्सरसाइज के डिस्कशन को फॉलो किया था, मतलब चैप्टर के डिस्कशन को फॉलो किया था, टॉपिक को, उसी तरीके से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी उतना ही पेशेंस के साथ, उतना ही इंटरेस्ट के साथ इसको भी देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। A polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge। जब हमने क्या किया, एक पॉलीथीन को जो है वुल के साथ हमने रब किया। देखो, अब पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल, वुल के साथ हमने उसको रब किया, तो हमने देखा कि उस पॉलीथीन पर क्या हुआ, इतना नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप्ड हो गया। नेगेटिव मतलब 3 × 10⁻⁻7 कूलम, यहां पर आप माइनस भी लगा सकते हो। फर्स्ट पूछ रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ये पूछ रहा है किसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। क्या यहाँ पर ऐसा हुआ है कि मास जो है वो वुल से पॉलिथीन में ट्रांसफर हुआ है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग के ही वीडियोस में बता दिया था कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो वो विदाउट मास के पॉसिबल नहीं है। तो यहां तो एक चीज कंफर्म हो गया कि अगर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर मास का भी ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि विदाउट मास चार्ज जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो देखते हैं पहला पार्ट। When a polythene is rubbed against wool, a number of electron get transferred from wool to polythene। कहां से गया है भैया, वुल से पॉलिथीन की तरफ जो है क्या हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ है। हेंस वुल बिकम पॉजिटिवली। अब देखो, पॉलिथीन अगर नेगेटिव बना है, नेगेटिव कोई चीज कब बनती है, जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है। तो पॉलिथीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां से आएगा, वुल से आएगा। सो वुल जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। और क्या क्या, पॉलिथीन ने जो जो इलेक्ट्रॉन वुल ने डोनेट किया है उसको किसने ले लिया, पॉलिथीन ने ले लिया, और पॉलिथीन नेगेटिव हो गया। तो आपको यहां पर समझ में आया कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। दो चीजों का डिस्कशन हो रहा था, वुल और पॉलिथीन का। सो देखो, पॉलिथीन नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, रबिंग करने से आएगा। तो रबिंग किसके साथ किया, वुल से। तो वुल से इलेक्ट्रॉन निकले और पॉलिथीन में चले गए। सो वुल बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वुल टू पॉलिथीन हुआ है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन। सो आंसर है यस। मैंने आपको बताया था कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा ही। सो सेकेंड पार्ट का आंसर जो है यस होगा। अच्छा, पहले पार्ट में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर जो है किया है। सो देखो, हमको पता है कि पॉलिथीन पर चार्ज कितना आया है, नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷। और हमको ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो वुल से पॉलिथीन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो n हुआ है। ठीक है, n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ है। सो हमको क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से ये पता है कि नेट चार्ज या टोटल चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होल मल्टीपल होता है, और ये n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां से n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन। और चार्ज की वैल्यू कितनी है, -3 × 10⁻⁷, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, -1.6 × 10⁻⁹। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो ये आएगा 1.875 × 10⁻12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुल से पॉलिथीन में ट्रांसफर हुए हैं। अब देखो, सेकेंड पार्ट का आंसर तो मैंने आपको बता दिया था, यस मास का ट्रांसफर जो है हुआ है। अब कितना मास का ट्रांसफर हुआ है अगर आपको ये पता करना है, तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 1.875 × 10⁻12 इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 होता है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ, ये 31 है।
तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना और टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इतना, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कितना मास ट्रांसफर हुआ ये हमको मिल जाएगा। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन का मास और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर है। देखो लेकिन ये क्या है, 10 टू द पावर -18, मतलब इतनी छोटी चीज है, इतनी नेग्लिजिबल चीज है जिससे हमको पता भी नहीं चलता है कि वुल से पॉलिथीन में मास गया है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास का ट्रांसफर नहीं होता, जो कि गलत है। जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वहां पर मास का ट्रांसफर होगा, भले ही वो मास इसके जैसा 10 टू द पावर 18 करके नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, सो इतना मास का ट्रांसफर हुआ और ऊपर वाले में उतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू जस्ट नीड टू लुक अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। सो देखो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। दो कॉपर के स्फीयर हैं जिसके अंदर में चार्ज भरा हुआ है और दोनों कॉपर के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है, मान लो ये एक स्फीयर है स्फीयर A और यहाँ है स्फीयर B, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on the each sphere is this? अब एक एक स्फीयर पर कितना चार्ज है, 6.5 into 10 to the power -7, दूसरे पर भी क्या होगा, उतना ही होगा। The radii of A and B are negligible compared to their distance of separation। मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, सेपरेशन का जो डिस्टेंस है, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो ये रेडियस क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। मतलब वो स्फीयर बहुत छोटे छोटे होंगे, मतलब इस तरीके से इतने छोटे। और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट उसके मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ट्रेवल कर लेता है या बहुत ज्यादा डिस्टेंस से जब हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आपको याद होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो वो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आप इनको ऐसा एज अ पॉइंट भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो देखो दोनों पर सेम चार्ज हैं, इस पर भी पॉजिटिव है इस पर भी पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा और वही रिपल्शन फोर्स हमको कैलकुलेट करनी है। सो देखो मान लेते हैं Q पर जो चार्ज वो QA है और ये QB है, दोनों पर तो सेम मैग्नीट्यूड है। अब जो रेडियस दिया है वो हमको किस में दिया है, सेंटीमीटर में। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर। सो 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बिकम 0.5 मीटर। उसके बाद कूलम्स के फोर्स से हमको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर इसने QA QB ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमको यहाँ पर ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होती है। सो इस पूरे के जगह हमने 9 into 10 to the power 9 रख दिया। अब यहाँ पर देखो QA और QB दोनों पर जो चार्ज है वो सेम है, तो इसीलिए हमने 6.5 into 10 to the power -4 लेकर उसका स्क्वायर जो है हमने कर दिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इसका स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको एक स्टेप और सिंप्लीफाइड कर दे रहा हूँ, 9 into 10 to the power 9। अब यहाँ पर ये जो चीज है देखो 6.5 into 10 to the power -4 का होल स्क्वायर, इसको आप चाहो तो ऐसा भी तो लिख सकते हो 6.5 into 6.5 दो बार, और 10 to the power 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 to the power -8 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो कि नहीं, 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखो ये 10 है और ये 10 है, दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाते हैं। सो 9 में से अगर 8 ऐड होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 10, और यहाँ पर तो 9 है ही और यहाँ पर 6.5 है और यहाँ पर ऑलरेडी 6.5 है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो अच्छा इसको जो है 1/2 नहीं लिखते हैं, इसको 5/10 लिखते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाए। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 5/10 कैसा ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 5/5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 होगा, क्योंकि जब इसको आप चलो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा होगा। अब ये जो 10/10 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर में 10 है, 9 है, 6.5 है इंटू 6.5 है और ये दोनों 10 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 into 5 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो इसका डेसिमल इन दोनों के कारण हट जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 into 9 into 65 into 65
अब डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, सो 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 13 जा, तो 65 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 2 करोगे तो आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना न्यूटन में आ रहा है, देखो 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन जो है ये आ रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। चलो उसके बाद देखते हैं बी पार्ट में हमको क्या बोला था, क्वेश्चन को एक और बार देखते हैं। यही पार्ट को हमने पढ़ा था, बी पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर चार्ज डबल। अब अगर आप दोनों स्फीयर पर जितना चार्ज था उसको जब आप डबल कर दोगे तो उसके क्या होगा, चार्जेस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। देखो चार्ज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया और चार्ज को हमने डबल कर दिया। चार्ज को डबल कर दिया मतलब ये कितना हो जाएगा, QA QB की वैल्यू कितनी थी 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 थी। अच्छा सॉरी एक मिनट, यहाँ पर बाई मिस्टेकली -4 लिख दिया है, ये -7 होगा और ये कितना हो जाएगा -7 टू जार -14 होगा। ठीक है, मैंने आपको गलत थोड़ा सा मिस्टेक करवा दिया। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस पार्ट को आप जैसे मैंने बताया आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना, बस यहाँ पर चेंज क्या होगा, यहाँ -4 लिखा गया था वो -7 होगा और -7 का स्क्वायर करोगे तो 14 होगा। आप इसको इसी मेथड से सिंप्लीफाई कर लोगे, आपको आंसर इतना मिल जाएगा। ठीक है, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी। चलो अब देखो जब हमने इसको डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब चार्ज कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6। डिस्टेंस को हमने कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो 0.5 मीटर का हाफ कितना हो जाएगा 0.25। अब आप सारे वैल्यूज को वापस से पुट करो तो आपको यहाँ पर फोर्स जो है पता चल जाएगा। तो जब आप चेंजेस करोगे, चार्जेस को डबल कर दोगे और डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो फोर्स जो है 0.243 न्यूटन जो है हो जाएगी। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12 था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस किया था ना, स्फीयर था करके, आर आइडेंटिकल साइज, मतलब दोनों का साइज सेम है। जो कॉपर के स्फीयर थे उन दोनों के स्फीयर का साइज सेम है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड, एक दो स्फीयर तो दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस पर थे ना, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, अभी हमने डिस्कशन किया, दोनों का साइज सेम था, दोनों का सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना था 50 सेंटीमीटर जो है ये डिस्टेंस जो था। अब बोल रहा है कि दोनों चार्ज के बीच में हम लोग सेम साइज का एक और चार्ज लेके आते हैं। अब देखो इन दोनों चार्जेस की स्पेशलिटी क्या है कि इस पर प्लस चार्ज भरा हुआ, इस पर प्लस चार्ज है। एक तीसरा चार्ज हमने लेकर आया जिस पर क्या है, चार्ज नहीं है। अब क्या बोल रहा है देखो, बट अनचार्ज इज बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट देन बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। एक अनचार्ज बॉडी को हमने लाया और पहले उसको ए के साथ टच कराया, फिर हमने उसको बी के साथ टच कराया। ठीक है, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम देम, उसके बाद हमने फाइनली दोनों को क्या किया, दोनों से जो है हमने उसको रिमूव कर दिया। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, इसको टच कराए इसके साथ, इसको टच कराए इसके साथ, फिर इसको भगा दिए। अब जब कांटेक्ट में आए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज का ट्रांसफर तो हुआ होगा। किस तरीके से, एक पानी के टंकी में अगर यहां तक फुल पानी भरा हुआ है और दूसरा टंकी खाली है, जब आप दोनों को ज्वाइन करते हो तो हाई लेवल वाले वाटर टैंक से क्या होता है, लो लेवल वाले में जाता है कि नहीं, पानी जाता है कि नहीं, बड़े वाले लेवल से हमेशा छोटे वाले लेवल की तरफ पानी जाता है। तो उसी तरीके से एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को एक एक बार टच कराया हमने और इसको दूर कर दिए, तो कुछ ना कुछ चार्जेस में तो चेंजेस आएंगे ही। तो जब चार्जेस में चेंज आ जाएंगे तो वो हमसे पूछ रहा है कि उस समय जो है दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या पहले जैसा ही रहेगा या कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। सो देखो गिवन डेटा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर ए एंड बी इज 50 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट करने से 0.5 मीटर हो गया। उसके बाद इनिशियली दोनों पर चार्ज कितना था 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखो व्हेन स्फीयर ए इज टच्ड विद द अनचार्ज्ड सी, मान लो ये ए है और ये बी है, जो अनचार्ज्ड वो सी है, जब उसको हमने क्या किया ए के साथ टच कराया, सो Q/2 मतलब हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम ए विल ट्रांसफर टू द स्फीयर सी, हेंस द चार्ज ऑन द स्फीयर ए इज Q/2। अब देखो जब एक पूरा फुल है और एक पूरा खाली है, जब दोनों को टच कराओगे तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में चार्ज बराबर ना हो जाए, सेम पानी की टंकी जैसा। तो अगर इसमें Q चार्ज था तो टच कराने के बाद अब इसमें कितना बचेगा भैया, Q/2 बचेगा।
उसी तरीके से जब आप क्या करोगे, सी वाले को बी के पास जब कांटेक्ट में लेकर आओगे, कांटेक्ट विद द स्फीयर बी विद द क्यू, द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम विल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। अगर आपको मैं बिना समझाए पहुंचा दिया, सीधा बोल दिया कि Q/4 होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक बॉडी था A जो कि फुल चार्ज से भरा हुआ था, एक अनचार्ज बॉडी था C। दोनों को हमने टच कराया तो इसमें से चार्ज निकलकर चले गए। अब इस C पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है? Q/2 अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब इस C को हम लोग लेके जा रहे हैं किसके पास? B के पास। और B के पास कितना चार्ज है? Q। तो जब ये वाला इसके साथ जब आएगा, तो मैंने पानी की टंकी वाला एग्जांपल आपको बताया था कि जब आप दोनों को टच कराओगे तो दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होगा। और कहां से कहां तक होगा? जिसमें ज्यादा चार्ज है वो कम चार्ज की तरफ जाएगा। तो देखो इसमें कितना चार्ज है? Q/2 और इसमें कितना चार्ज है? Q। तो Q से जो है चार्जेस निकल कर जाएंगे Q/2 की तरफ, और कब तक जाएंगे? जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। सो दोनों में बराबर कितना होगा? तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो देखो पहले वाले में Q/2 चार्ज और दूसरे वाले में Q चार्ज, दोनों हाफ हाफ डिवाइड होंगे। तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, तो दोनों में अब कितने चार्जेस हो जाएंगे? 3Q/4। और पहले वाले में कितना चार्ज है? देखो Q/2। दूसरे वाले में अब कितना चार्ज बच जाएगा? 3Q/4, क्योंकि हमने इसको तो हटा दिया यहाँ से। सो पहले वाले में चार्ज होगा Q/2 और दूसरे वाले में चार्ज होगा 3Q/4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कंसेप्ट कि यहाँ पर 3Q/4 क्यों हो गया, क्योंकि Q/2 पहले से था इसके पास। अब इन दोनों को बराबर बराबर बांटना है, तो बराबर बराबर कैसे बटेंगे? 3Q/4 में बटेंगे। फिर इसको हमने यहाँ से हटा दिया। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मेरे को सिर्फ एक कमेंट कर देना कि सर क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालना है, देखो द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन स्फीयर ए इज हैविंग चार्ज। स्फीयर ए पर कितना चार्ज है? हाफ। और स्फीयर बी पर कितना चार्ज है? 3Q/2। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब Q1 का काम करेगा, ये Q2 का काम करेगा, और आर स्क्वायर। तो देखो Q इंटू क्यू मल्टीप्लाई होकर Q स्क्वायर, 3 इंटू 1 3 स्क्वायर, 4 2 8, 8 कहाँ जाएगा? नीचे। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद 3 का 3, Q के जगह हम लोग कितना रखेंगे? 6.5 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है? 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नहीं तो आप, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करता तो आप क्या करते कि टच करने से हम लोग, देखो आप बहुत बच्चे क्या करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, जब ए के साथ टच कराए तो चार्ज कितना हो गया? हाफ हो गया। तो बी का भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ऐसा समझ के आप सॉल्व करोगे, और आप क्या लिख दोगे? Q1 के जगह Q/2 और Q2 के जगह भी क्या लिख दोगे? Q/2। और डेफिनेटली नीट और JEE में आपको ऑप्शन भी वैसे ही मिलेगा। जब आप Q1 और Q2 को लेकर सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में डेफिनेटली मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ऑप्शन में तो है, तो इसको टिक कर देते हैं, जबकि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जानबूझकर ये वाला ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं, 11th को आपने जैसा भी पढ़ा है इग्नोर करो, 12th को अच्छे से पढ़ो ताकि थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो। नहीं तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। नीट और JEE में इतना कंपटीशन बढ़ गया भैया कि कहीं कुछ नहीं टिक पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फिगर 1.33 shows track of 3 charge particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी चीज के साथ स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है तो वो मास से डिवाइड हो जाता है। तो स्पेसिफिक चार्ज हमको निकालना है, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय मास का रेशियो निकालना है। अब फिगर क्या बोल रहा है? देखो देखो, ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में नेगेटिव है। 3 पार्टिकल्स जो है यहां से गुजारे गए। एक पार्टिकल ऊपर चले गया, दूसरा पार्टिकल भी ऊपर चले गया, तीसरा पार्टिकल नीचे आ गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि पार्टिकल 1 कौन है, पार्टिकल 2 क्या है, पार्टिकल 3 क्या है, इसका नेचर क्या है। तो देखो, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। ये तो हमको पता है कि सेम सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। It can be observed that particle 1 and particle 2 both move towards the positive charge plate। देखो ये प्लेट जो चार्ज नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 1 है और पार्टिकल नंबर 2 है, ये दोनों किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
एंड रिपल अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज प्लेट। ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उनको दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों प्लस के नजदीक जा रहे हैं, ठीक है। हेंस दिस टू पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये दोनों पार्टिकल क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। अब आपको समझ में आया, नेगेटिव होने के दो सबूत हैं, एक तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा नेगेटिव से दूर भाग रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल 3 मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ये जो तीसरा पार्टिकल है नेगेटिव की तरफ आ रहा है और पॉजिटिव से दूर जा रहा है, विच मीन्स वो जो तीसरा पार्टिकल है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था कि किसका चार्ज क्या था, चार्ज और मास रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो द चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन वेलोसिटी। ये चीज हमको ना तो चैप्टर में मिला था ना हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे उसमें मिला था। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में पकड़ने को मिलेंगे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से। तो देखो क्या बोल रहा है कि जो चार्ज और मास का रेशियो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट और द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन वेलोसिटी। कौन कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है चार्ज और मास रेशियो। सिंस द डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल 3 इज मैक्सिमम, देखो ये दोनों तो कम मुड़े, सिर्फ ये इतना मुड़ा, ये सिर्फ इतना मुड़ा, लेकिन ये वाला देखो यहां से ऐसे आ रहा था, ये इतना ज्यादा मुड़ गया, इतना ज्यादा मुड़ गया, इसका मतलब क्या है कि इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, सो इसका चार्ज और मास रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है उसको पढ़ाने में भी मजा आता है, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कंसिडर करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू yz। मस्त क्वेश्चन, एक नंबर, आपको समझ में आएगा ये। देखो क्या बोल रहा है कि एक तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है बोल रहा है, ये पूछ रहा है फिर व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी न किसी सरफेस के साथ तो अटैच होगा, और जब सरफेस के साथ अटैच होगा तो फ्लक्स बनाएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना फ्लक्स बनाएंगे जब वो एक स्क्वायर के सरफेस के साथ टकराएंगे, और इस स्क्वायर का जो सरफेस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर साइड है, और उसका जो प्लेन है वो पैरेलल है किसके, YZ प्लेन के। अब ये देखो यहाँ पर I लगा हुआ है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, X की तरफ है। I J के आपने पढ़ा होगा, I जो होता है X का यूनिट वेक्टर होता है, Y जो होता है J जो होता है वो Y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, और K जो होता है वो Z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ये 3 या 4 में आपने पढ़ा होगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड मेक्स द 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब अगर प्लेन जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा तो कितना होगा ये आपको बताना है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हमको अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए। इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये तो वेक्टर के फॉर्म में, तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वेक्टर हट जाएगा। अब देखो स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, द प्लेन ऑफ स्क्वायर इज पैरेलल टू YZ प्लेन, हेंस द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ये अगर Z एक्सिस है, ये अगर Y एक्सिस है, और ये अगर X एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी किधर है, इस डायरेक्शन में है, और हमारा जो प्लेट है स्क्वायर जो है वो पैरेलल है किसके, YZ प्लेन के। सो YZ के प्लेन में जब आप बनाओगे ऐसा 3D में, तो देखो 3D में थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। YZ प्लेन के सापेक्ष ये क्या है, पैरेलल है, तो ये इस तरीके से YZ प्लेन में रहेगा, और ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया जो होता है वो सरफेस पर नॉर्मल होता है, और अभी हमारा एरिया कहां है, YZ में, तो इसका पैरेलल, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, YZ प्लेन का परपेंडिकुलर ऑब्वियस है X एक्सिस। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, EA cos थीटा, और ये जो थीटा होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देखो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री जो है होगी।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि थीटा कैसे जीरो हुआ। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो हमारा जो प्लेन रखा हुआ है, स्क्वायर का जो प्लेट रखा हुआ है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा और ये भी एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जब जीरो रखोगे तो कॉस जीरो कितना होता है 1। ई की वैल्यू आपको पता है, एरिया भी आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड केस में बोल रहा है कि ये जो प्लेन है अब ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ये प्लेन अब 60 डिग्री बना रहा है, तो थीटा की जगह 60 रख दो, कोई नया चीज नहीं है, आपको यहाँ पर फ्लक्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 15 through a cube of 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate planes। अरे भैया अब आपसे पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने स्क्वायर के एक सरफेस की बात की थी, यहां पर ये पूछ रहा है कि अगर उस क्वेश्चन नंबर 15 में अगर एक पूरा का पूरा क्यूब है और उस क्यूब का साइड कितना है 20 सेंटीमीटर, क्यूब मतलब आप समझ रहे हो ना, अब पता ही होगा क्यूब आपको, ये इस तरीके का क्यूब है, इस क्यूब के अंदर में अब चार्ज रखा हुआ है बोल रहा है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है होगा, और ये पूछ रहा है सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब रिस्पेक्टिवली ये वाई एक्सिस का काम करेगा, जेड एक्सिस का काम करेगा और ये एक्स एक्सिस का काम करेगा। सो देखो ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्स, सारे जो उसके सरफेस है वो एक्स एक्सिस, देखो ये ऊपर वाला सरफेस एक्स के साथ पैरेलल, ये नीचे वाला सरफेस एक्स के साथ पैरेलल, ये साइड वाला y के साथ, ये साइड वाला y के साथ, पीछे वाला फ्रंट वाला z के साथ पैरेलल है। Therefore the number of field lines entering the cube is equal to the number of field line क्या है piercing out of the cube, as the result net flux of cube is 0। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यूब के एक साइड से एंटर कर रहा होगा उतना ही तो बाहर निकल जा रहा होगा। जैसे लेफ्ट से एंटर किया, राइट से बाहर निकल गया, ऊपर से एंटर किया, नीचे से निकल गया, फ्रंट से एंटर किया, बैक से निकल गया, तो जितना जा रहा है उतना ही तो बाहर भी तो निकल जा रहा है भैया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, कैसे हुआ? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 16 आपको क्लियर हो? सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है देखो, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। मतलब अभी हमको टोटल नेट फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, फाई की वैल्यू हमको गिवन है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अब गॉस लॉ याद करो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे, तो फाई की वैल्यू हमको पता है, एप्सिलॉन नॉट भी पता है 8.85 into 10 to the power minus 12। सो यहाँ से क्यू नेट निकल जाएगा, तो क्यू नेट इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, यह आपको मिल जाएगा 7.08 into 10 to the power minus 8। इसको इसने क्या किया, माइक्रो कूलम में चेंज कर दिया। माइक्रो मतलब होता है 10 to the power minus 6, तो -8 को -6 कैसे बनाओगे, इस 7 को 2 डिजिट पीछे ले जाओ तो 0.07 माइक्रोकूलम में आ गया ये आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, अगर मान लो कि नेट फ्लक्स जो है वो कितना है, 0 है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई एंड वाई नॉट। आपसे पूछ रहा है कि क्या अगर नेट फ्लक्स 0 है तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, क्यों ऐसा, और ऐसा क्यों नहीं है। अगर आपका आंसर है यस तो क्यों, नो है तो व्हाई नॉट, ये आपसे पूछ रहा है। सो देखो आंसर है नो। अगर किसी चीज का नेट फ्लक्स 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर में चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, सो देखो नेट फ्लक्स piercing out through a body depends on the net charge contained in the body। if the flux is 0 that it can be inferred that the net charge inside the body is 0। देखो अगर ये एक बॉडी है, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ ये तो नहीं है कि इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर में चार्ज है बट नेट चार्ज कितना है, 0। तो इसका आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि अगर फाई 0 है तो इसका मतलब क्यू भी 0 हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा लेकिन क्यू जो है वो 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम प्लस इस डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द
side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of electric flux through the square? आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट डाटा के साथ सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा हुआ था 2018 में, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट जो है मेरे को ये याद है, उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था जस्ट एग्जाम दे के निकलने के बाद। सो मेरे को ये क्वेश्चन याद है, सेम टू सेम डेटा है। आप एक बार चेक भी कर सकते हो 17 या 18 में, आई थिंक वो बच्चा 18 में था, ठीक है, 18 क्लास का 18 बैच में था, तो आप एक बार चेक कर लेना। सो देखो ये क्या पूछ रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है और उसके सेंटर से एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पर क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा। सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो देखो द स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। अब हम लोग इसको कैसा कंसिडर करेंगे, सिर्फ एक ही सरफेस दिया है तो इस एक सरफेस को हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ये क्यूब का क्या है, एक सरफेस है। क्यूब के 6 सरफेस होते हैं कि नहीं, तो उसमें से ये मान लेते हैं कि एक सरफेस है, ठीक है। मतलब 6 सरफेस का एक पार्ट मतलब 1/6 सरफेस है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फॉर अ क्यूब द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल द सरफेस इज गिवन बाय phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने तो इसको कैसा ट्रीट किया है कि ये क्यूब का 6वां 1/6 पार्ट है, क्योंकि 6 सरफेस मिलकर एक क्यूब बनाते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक है, तो इस एक सरफेस की वैल्यू क्या होगी, क्यूब का 1/6 पार्ट। तो हम लोग इस फ्लक्स को भी हम लोग जो टोटल क्यूब के लिए जो फ्लक्स आएगा उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, 1/6 कर देंगे। मतलब आपको समझ में आए कि टोटल अगर क्यूब के लिए फ्लक्स निकालते तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता, लेकिन हम लोग तो उसके एक 6 में से एक सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स को भी हमको क्या करना पड़ेगा, 1/6 करना पड़ेगा। देखो चार्ज हमको पता है माइक्रो कूलम में है, तो इसको माइक्रो कूलम को जब कूलम में चेंज करोगे एसआई सिस्टम के लिए तो 10 टू द पावर -6 लगाना पड़ेगा। परमिटिविटी की वैल्यू आपको पता है 8.85 into 10 टू द पावर -12 होती है। सारे वैल्यूज को पुट करो, आपको उसका वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा कि कितना फ्लक्स जो है उस पर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। आई होप ये क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि एक क्यूब है, क्यूब का सरफेस है, क्यूब का जो एज है वो 9 है। आपसे पूछ रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आपको नेट चार्ज कितना दिया है, देखो भैया नेट चार्ज जो दिया वो 2 माइक्रोकूलम है कि 21 मिनट, हाँ 2 माइक्रोकूलम का जो है क्यूब के अंदर में रखा हुआ है। अरे सिंपल सा क्वेश्चन यार, एक क्यूब लो ऐसा, उस क्यूब के भीतर में जो है क्या किया गया है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया गया है। आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस के लॉ से क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, दोनों को डिवाइड करो, आपको टोटल जो है फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये पूरा पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज है जिसके कारण से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। वो एक गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है और वो जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। और वो जो गॉसियन सरफेस है वो किस टाइप का है, स्फीयर है। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेर डबल्ड, अगर हमारे पास ओरिजिनल में इतना बड़ा स्फीयर था, अब इस स्फीयर का रेडियस को हमने डबल कर दिया। पूछ रहा है हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो सेकेंड वाला पार्ट तो आप आसानी से निकाल सकते हो, phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है और टोटल फ्लक्स भी आपको पता है, ये फ्लक्स की वैल्यू है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। रही बात पहले पार्ट की, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि रेडियस को डबल करेंगे तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक प्लस piercing आउट द सरफेस ऑफ द डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बॉडी। भैया देखो फ्लक्स जो होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, नेट चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो फ्लक्स सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि नेट चार्ज कितना है। अब चार्ज तो उसके भीतर में वही था, मतलब अगर 10 कूलम का चार्ज, कितना कूलम का है नहीं पता, 10 मान लो 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है R1 रेडियस पर। अब इसको रेडियस को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल कर दिया मतलब 2R1 कर दिया। तो अभी भी तो नेट चार्ज क्या है, 10 माइक्रोकूलम ही है, तो फ्लक्स सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है। तो चूंकि यहाँ पर चार्ज जो है चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए फ्लक्स भी कोई चेंज जो है नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक चीज यहां से कंक्लूजन ये कर सकते हो कि
फ्लक्स जो होता है वो रेडियस के डबल करने से, ट्रिपल करने से, हाफ करने से, 1/4 करने से कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क फ्लक्स में फर्क कब पड़ता है, जब आप नेट चार्ज को चेंज करते हो। तो पहले कितना फ्लक्स था, 1.1 -1 माइनस कहाँ है, हाँ -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स पहले भी था, इतना फ्लक्स बाद में भी होगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे तक। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।